हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर सबा। मैंने काफ़ी हिटलर के बारे में स्टडी करा, काफ़ी जूस एक्सटर्मिनेशन के बारे में स्टडी करा, पोग्राम्स, हॉलोकॉस्ट। और मैं अपने स्टडी के बेसिस पर इस निष्कर्ष पर पहुँची कि हिटलर को एग्जैक्टली जूस से क्या दिक्कत थी, क्यों उसने 6 मिलियन जूस को एक्सटर्मिनेट करा, इतनी नफ़रत क्यों थी उसे। प्रीवियस स्टडीज़ के बेसिस पे कि जैसे कि उसके माइन कैम्प, उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो एक ग्रेट जर्मनी बनाना चाहता था जिसमें जूस जो है वो बाधा बन रहे थे उसकी सोच के अकॉर्डिंग। और वो जो उसने नाज़ी पार्टी जो उसने फॉर्म करी थी उसके बेसिस पर वो सिर्फ आर्यन रेस को ही सर्वोच्च समझता था और उसको लगता था कि जर्मन लैंड पे सिर्फ आर्यन रेस ही रहने लायक है। लेकिन और स्टडी करके और ज़्यादा रिसर्च करके मैं एक इस कंक्लूजन पे भी पहुंची कि एग्जैक्टली क्यों हिटलर ने जूस को एक्सटर्मिनेट करा, उनको डेथ कैंप में रखा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा, गैस चैम्बर में उनको जो है मार दिया, बहुत ज़्यादा उसने हॉस्टिलिटी की। तो इसकी शुरुआत होती है ज़ायनिज़्म से। ज़ायनिज़्म एक मूवमेंट था, नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो कि जूइश पीपल ने शुरू करा था, जिसका पर्पस था कि जूइश लैंड को, जूइश स्टेट को रीस्टैब्लिश करना। और जूइश स्टेट कौन सा बन सकता था, या उनके माइंड में क्या था, वही टेरिटरी, वही हिस्टोरिक टेरिटरी उनकी जो लैंड ऑफ इज़राइल कहलाती है, मतलब कि पैलेस्टीन। थियोडोर हर्जी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट। 1896 में उसने एक पैम्फलेट प्रिंट करी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करा, जिसमें उसने एनविजन करा था एक फ्यूचर इंडिपेंडेंट जूइश स्टेट के बारे में। और उसने ये भी फोरटेल करा था कि ये ख्वाहिश, ये ख्वाब ज़ायनिस्ट का पूरा होगा 20th सेंचुरी में। अब हम बात करते हैं कि पैलेस्टीन का फ्यूचर डिसाइड हुआ कैसे। तो 1920 में चलते हैं। 1920 में इटली में सैन रीमो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 की अलाइड सुप्रीम काउंसिल ने पार्टिसिपेट करा था। उस वक्त 4 सुपर पावर थे, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और जापान। तो ये 4 एलाइड सुपर पावर ने मिल के डिसाइड करा कि जो उस टाइम का अनडिफाइंड ऑटोमन एम्पायर है, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो फ्री हुआ था, अब ये अनडिफाइंड है, इसकी टेरिटरीज भी अनडिफाइंड है, उस पर निर्णय लेने के लिए ये कॉन्फ्रेंस करी गई थी। तो उसका फ्यूचर, उस अनडिफाइंड ओटोमन टेरिटरी, मेडिटेरेनियन और सीरियन टेरिटरी का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कॉन्फ्रेंस करी गई थी। इसी कॉन्फ्रेंस में, सैन रीमो कॉन्फ्रेंस में ही एक 1918 में बाल्फोर डिक्लेरेशन बना था, उसको इनकॉर्पोरेट करने की भी बात हो गई। अब ये बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है, इसको भी ज़रा ब्रीफ में बता दूं आपको। ये एक पब्लिक स्टेटमेंट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इशू करा था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान। इसमें उन्होंने अनाउंस करा था अपना सपोर्ट पैलेस्टीनियन लैंड के लिए, जो कि जूइश पीपल अपना स्टेट रीस्टैब्लिश कर लें। उस टाइम पे वो ऑटोमन टेरिटरी हुआ करती थी और जूइश पीपल पैलेस्टीन में माइनॉरिटी में थे। ये डिक्लेरेशन एक लेटर के फॉर्म में थी, जो कि 2 नवंबर 1917 को यूके के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैल्फोर ने लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को भेजी थी। ये लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड कौन थे? अब समझिए कि ब्रिटेन ने क्यों जूइश स्टेट के लिए हामी भर दी थी। उसका कुछ तो फ़ायदा होगा ना, वरना उसको इतना इंटरेस्ट क्यों था। तो इसके पीछे ये 2 मेन लोग जिम्मेदार थे, एक रॉथस्चाइल्ड और एक रॉथस्चाइल्ड का फ्रेंड वीज़मैन, जो कि इज़राइल का पहला प्रेसिडेंट भी बना था।
तो थोड़ा सा रॉथस्चाइल्ड और वीज़मैन के बारे में भी बता देती हूँ आपको, तो और क्लियर हो जाएगा कि ब्रिटेन ने क्यों इन लोग को सपोर्ट करा, इनके इस मंसूबे को सपोर्ट करा कि पैलेस्टाइन जो है वो जूइश पीपल को दे दिया जाए उनका जूइश स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए, जबकि ऑलरेडी वहाँ पे अरब जो है मेजॉरिटी में थे, अरब मुस्लिम्स और जूस जो है माइनॉरिटी में थे। लेकिन ये ब्रिटेन ने ही इन लोग के ज़ायनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन के हाथ में ये टेरिटरी थी और ब्रिटेन को जो है हेल्प चाहिए थी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में, जो हेल्प इनकी जो है ये रॉथस्चाइल्ड और वीज़मैन ने करी और भी जूस ने करी। तो बदले में ब्रिटेन ने जो है इनको इनकी जो ख्वाहिश थी एक जूइश स्टेट इस्टेब्लिश करने की, तो उसको पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने हामी भर दी। तो यहीं से ये सारा फसाद शुरू होता है कि फ़लस्तीन में किस तरह से इज़राइलिट्स जो हैं ये मतलब जूइश पीपल दोबारा आके इस्टेब्लिश हो गए और बिल्कुल अरब्स को मतलब अरब मुस्लिम्स को माइनॉरिटी कर दी। तो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के बारे में। ये एक बहुत ही अमीर ख़ानदानी अमीर आदमी था, बैंकर था, पॉलिटिशियन था, जूलॉजिस्ट था। मतलब रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो कि बहुत ही संपन्न फैमिली थी आयरलैंड की, उसका जो है ये उत्तराधिकारी था। मतलब बहुत अनाप शनाप पैसा था इन लोग के पास। और एज अ प्रोमिनेंट ज़ायनिस्ट लीडर जो ब्रिटिश का फॉरेन सेक्रेटरी था, उसने इसको जो है बाल्फोर डिक्लेरेशन एक लेटर के फॉर्म में इसको भेज दिया था कि मतलब हम लोग जो हैं ये ऑटोमन टेरिटरीज जैसी फ्री होंगी तो वी विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द पैलेस्टीन एंड इट विल बी द जूइश स्टेट। इसी रॉथस्चाइल्ड का एक दोस्त था वीज़मैन, इनका क्लोज फ्रेंड था, ये रशियन था। इसने भी वर्कआउट करा था टू फॉर्मुलेट द डिक्लेरेशन फॉर द होमलैंड ऑफ जूइश पैलेस्टीन। थोड़ा सा आपको क्लियर वीज़मैन के बारे में बता देती हूँ। ये रशियन था, ज़ायनिस्ट लीडर था और इज़राइली स्टेटमैन। मतलब 1949 में ये इज़राइल जब एक जूइश स्टेट बन गया तो उसका ये प्रेसिडेंट बना और ये तब तक प्रेसिडेंट रहा जब तक कि इसकी लाइफ रही, मतलब जब तक कि मर नहीं। 1952 में इसकी डेथ हो जाती है और यहीं इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। वीज़मैन का एक बहुत बड़ा रोल ये था कि उसने यूएस गवर्नमेंट को कन्विंस करा कि इज़राइल को एज अ न्यूली फॉर्म्ड जूइश स्टेट ऑफ इज़राइल रिकॉग्नाइज कर ले। क्योंकि देखिए इन तो साजिश ब्रिटेन की थी कि इन लोग को सपोर्ट करके इन लोग से फ़ायदा उठा के इन लोग को जो है जूइश लैंड बनाने की परमिशन दे दी जाए फ़लस्तीन में। लेकिन बाकी जब ये इज़राइल फॉर्म हो गया तो बाकी सारे जो गवर्नमेंट थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सुपर पावर बन के उभरे थे यूएस और रशिया। तो ये भी ज़रूरी था ना कि ये लोग भी इसको एज अ न्यूली फॉर्म स्टेट रिकग्नाइज़ करें। ऐसे थोड़ी ना कि किसी एक गवर्नमेंट ने कह दिया और उसको जो है सब मानने लगे। तो इन लोग ने जो है यूएस गवर्नमेंट को भी जो है कन्विंस कर लिया कि वो इसको एज अ न्यूली इलेक्टेड स्टेट रिकग्नाइज़ कर ले। वीज़मैन एक बेहतरीन बायोकेमिस्ट था। इसने एक एक्सप्लोजिव तैयार करा था कार्बाइड के मिक्सचर से, जो कि ब्रिटिश वॉर में वर्ल्ड वॉर के दौरान काफ़ी काम आया था। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको और रॉथस्चाइल्ड को इस तरह के जो जूस थे जो ज़ायनिज़्म के आर्डेंट फेवर में थे, जो एक स्टेट बनाना चाहते थे, इज़राइली स्टेट, जूइश स्टेट, और वो फ़लस्तीन में ही चाहते थे। तो इन लोग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस करा कि जब ये ऑटोमन एम्पायर खाली होगा, जब इसकी टेरिटरीज़ अनडिफाइंड हो जाएंगी, तो इसको हम लोग को सौंप दिया जाए ताकि हम अपना जो है हिस्टोरिक जूइश स्टेट जो है वो रीइस्टेब्लिश कर लें। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोग को सपोर्ट कर दिया क्योंकि उसको अपना फ़ायदा दिख रहा था अभी फॉर अ टाइमिंग, और एक टाइम पे आगे जाके वो इन टेरिटरीज़ को रिलीज़ भी करने वाली थी। तो उसने सोचा कि चलो हमारा फ़ायदा तो हो ही रहा है, इन लोग की बात मान ली जाए। लेकिन ये नहीं सोचा गया कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी में अरब मुस्लिम्स रह रहे हैं आगे जाके कितनी मुसीबतें और कितने फसाद हो जाएंगे, ये सब किसी ने नहीं सोचा। अब हम बात करते हैं हिटलर की। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब जर्मनी बुरी तरह से हार गया था फ्रांस से,
तो हिटलर जो है उस टाइम पे सिर्फ मिलिट्री में एक सोल्जर के रूप में था, और वो जो है तो वो बहुत ज़्यादा आहत हुआ, उसके अंदर नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ था। तो उसको ये लगा कि जो जर्मनी के जो बुरे हालात हैं, जो गरीबी है, जो भुखमरी है, ये सब इसीलिए है क्योंकि जर्मनी जो है वो ब्रिटेन के हाथों, फ्रांस के हाथों जो है सबड्यू हो गया है। तो ज़रूरी ये है कि हम इसे ग्रेट जर्मनी फिर से बनाएं। तो वो इसी में सब में जुट गया, धीरे धीरे करके वो लीडर बना और उसने अपने अपोजिशंस को ख़त्म कर दिया। मतलब एक तरह से पूरी तरह से तानाशाह वो जर्मनी का बन चुका था। अब उसको ये लगने लगा कि ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट की वजह से जितने भी जूज़ हैं, उस टाइम यूरोप में करीब 6 मिलियन के ऊपर जूज़ थे, जितने भी ये जूज़ हैं, ये जो हैं क्योंकि इनको जो है अपना इजरायली स्टेट चाहिए, इसलिए जो है ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे होंगे। और उस टाइम पे ब्रिटेन जो है बड़ा कट्टर एनिमी था जर्मनी का। तो हिटलर को लगने लगा कि ये जो जूस हमारे लैंड में ही रह रहे हैं और इतने फल फूल रहे हैं, और ये जो हैं गद्दार हैं, क्योंकि जर्मनी की हार के लिए ज़िम्मेदार यही है। जर्मनी जो ग्रेट नहीं हो पा रहा उसके लिए ज़िम्मेदार यही है। धीरे धीरे उसने ये नफ़रत जो है लोगों में फैलानी शुरू करी, और उसने फिर जूस को जो है उनकी नौकरियों से हटा दिया, उनका बिल्कुल सोशल और इकोनॉमिक बायकाट करवा दिया, उनके काम धंधे सब ख़त्म करा दिए गए, लूटपाट मचा दी, बिल्कुल जूस को बिल्कुल दरिद्र हालत पे ले आया। उसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा, तो उसने जो है उनको गैस चैम्बर्स में, एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजना शुरू करा, एक्सपेल करना शुरू करा। तो तमाम जूस जो हैं, आप ये समझ लीजिए पोलैंड की तकरीबन 90% जूस को तो उसने हॉलोकॉस्ट में मार दिया था। तो इसी तरह से तमाम जूस उस टाइम करीब 2/3% जूस जो हैं यूरोप के उस वक्त ये हिटलर के पागलपने में ख़त्म कर दिए गए। तो ये सब से एनालिसिस ये मैंने निकाला कि हिटलर को जो मेन दुश्मनी जूस से थी वो यही थी कि उसको ये लगता था कि ज़ायनिज़्म के फेवर की वजह से वो ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहे हैं, और ब्रिटेन क्योंकि हमारा एनिमी है तो ये लोग हमारे ही लैंड में रह के गद्दारी कर रहे हैं। तो उसके अंदर इतनी नफ़रत जूस के लिए भर चुकी थी कि अब उसको लगने लगा कि ये इसका एक ही सल्यूशन है कि हम इन जूस को जो है बिल्कुल एक्सटर्मिनेट कर दें। जबकि ये उसका पागल बना था और ये उसकी बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो जाना था जो वो इस तरह से सोचने लगा। और अब आपने देखा ही कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत में क्या हुआ कि हिटलर कैप्चर होने के बिल्कुल कगार पे आ गया था और उसने सुसाइड कर लिया। तो बुराई बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, लेकिन जब तक रहती है तब तक बड़ा उत्पात मचा देती है। लेकिन जब आप अपने आप को खुदा समझने लगें, जब इंसान खुद को खुदा समझने लगे, जब वो ये डिसाइड करने लगे कि कौन दुनिया में रहेगा और कौन दुनिया में नहीं रहेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका भी अंत करीब आ रहा है। तो ये इस मुगालते में ना रहे कि मैं हमेशा रहने वाला हूँ या मैं अमर हूँ या मैं ये डिसाइड करूँगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। कुछ दिन वो ये राक्षस वाली नीति अपना सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको अपने फेट से मिलना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ही भयानक होगा। तो ये मेरा एक एनालिसिस था जिसको मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको भी थोड़ी नॉलेज मिली होगी और आप अपने व्यूज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हिटलर के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि और उसकी क्या क्या सोच थी और वो किस तरह से उसने जर्मनी को इतना वास्ट एम्पायर बना दिया। तो ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन एक अलग वीडियो में। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।